प्रभात। आज हम हिंदी का पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक श्री विनय शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 1973 उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। लेखक विनय शर्मा हिंदी भाषा के एक आधुनिक लेखक हैं। इनके द्वारा लिखे गए ललित निबंध और यात्रा संस्मरण आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल हुए हैं। इनका अधिकांश लेखन अनुभवों पर ही आधारित है। इनकी रचनाएं नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनके लिखे हुए लेख की भाषा बहुत ही सहज और सरल है, जो कि एक साधारण मनुष्य को बड़ी ही आसानी से समझ जाती है और उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे यह उसके स्वयं के ही शब्द हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध, चित्र की परीक्षा यह उनकी व्यंग्य रचना है, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन यह उनके द्वारा लिखे गए कुछ यात्रा वृत्तांत हैं। यात्रा वर्णन हिंदी साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित होता है। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी यात्रा के लिए प्रेरित करना यह होता है। गोवा जैसा मैंने देखा, इस यात्रा वर्णन पाठ के माध्यम से लेखक विनय शर्मा ने गोवा की खूबसूरती, वहाँ की जीवन शैली और वहाँ के सुंदर समुद्री तटों, किनारों और त्योहारों का बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने गोवा की जीवन शैली, वहाँ की खूबसूरती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। गोवा जो कि एक खूबसूरत रेतीले तट, महंगे होटल और वहाँ की जीवन शैली के बारे में बताया है। लेखक अपने परिवार के साथ गोवा घूमने गए थे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। गोवा जो ऐसा नाम है जो जिसको सुनते ही हर एक पर्यटक उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ की जीवन शैली यह बहुत ही आकर्षक है। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। जो लेखक है वो अपने परिवार और अपने साधु, उनके जो साधु थे उनके परिवार, ये दोनों के परिवार जो है इंदौर से गोवा की तरफ रवाना हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मड़गांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। जब 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से वो मड़गांव पहुँचे तब वहाँ पर सुबह का उजाला फैल चुका था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा, पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जैसे ही लेखक गोवा पहुंचा, वैसे ही उनकी जो सफ़र की थकान थी वो तो काफ़ी थी,
परंतु जैसे ही वो गोवा पहुँचे वहाँ का जो मौसम है वो देखकर उनका जो थकान है वो सारी मिट गई। जब हम अपने जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। लेखक को उस समय यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हुई कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां हों, हम उनका परेशानियों का सामना कर रहे हों, ऐसे वक्त में सबसे आसान तरीका है इन चीज़ों से छुटकारा पाने का कि वो हम कहीं ना कहीं पर्यटन पर चले जाएं, ताकि हमारा जो मन है वो आनंदित हो जाए और वहाँ के वातावरण की तरह ही तरोताज़ा हो जाए। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। उन्होंने पहले से ही वहाँ पर रिसोर्ट की बुकिंग की हुई थी और वहाँ पर वे आकर रुक गए। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति करके हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इस प्रकार जो भी औपचारिकता थी, जो भी कार्य थे बुकिंग के, वो सब करने के बाद लेखक और उनका जो परिवार है वो अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। गोवा जो है वो एक समुद्री इलाका है, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम जो है वो अधिकतर गर्म और हवा जो होती है वो हवा में जो है वो नमी रहती है, अर्थात गीलापन रहता है। शरीर चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, अर्थात वहाँ पे भी बहुत गर्मी है जैसे कि मुंबई में हुआ करती है। लेकिन जिस प्रकार मुंबई में पसीना आने से शरीर चिपचिपा बना रहता है, उस प्रकार का गोवा में महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर धूप के साथ साथ हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। गोवा जो है वो अधिकतर अपने महंगे होटलों, वहाँ की रेतीले जो तट है, समुद्री किनारे हैं और उनकी जो एक खास जीवन शैली है, उसके लिए ही अधिकतर पहचाना जाता है। परंतु गोवा में एक अपनी अलग ही सांस्कृतिक विरासत भी है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए हम बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो इस तरह, मतलब उनका लिखने का तरीका इस तरह ऐसे लग रहा है जैसे वो जो पाठक है उसको भी अपने साथ वो यात्रा पर लेकर चल रहा है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि लेखक को ऐसे लग रहा था कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए और उस बीच का आनंद ले। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मतलब बड़े होने के बावजूद भी जो मनुष्य है, जब वो इस प्रकार की जगहों पर आता है तो वो एक बच्चे की तरह ही
बन जाता है। वो अपनी सारी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें पीछे छोड़ देता है और वो वहाँ का आनंद लेता है। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। जैसा कि हमेशा होता है, जब हम किसी समुद्री तट पर जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा वहाँ पर रेत का घर बनाने लग जाते हैं। उसी प्रकार लेखक के साथ जो बच्चे थे वो भी वहाँ पर जाकर रेत का घर बनाने लगे, और जब लहरें आ रही थी तो वो लहरें उनके घर को गिरा रही थी। लहरों के साथ वो घर टूट रहे थे, लेकिन फिर से वो बच्चे उस घर को रेती के घर को वापस बना रहे थे, और यह क्रम इसी तरह चल रहा था। मैंने इन बच्चों से सीखा, जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। उन बच्चों को इस प्रकार देखकर लेखक को एक बात समझ में आई कि यदि हमारे जीवन में आशा की भावना हो तो कोई भी कार्य हमारे जीवन में कभी भी असंभव नहीं हो सकता। शाम गहराने पर हम नदी किनारे पर बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो, बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। जैसे ही शाम हुई, लेखक अपने परिवार के साथ वहीं बैठे रहे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के साथ साथ उठती हर एक लहर उन्हें ये बात कह रही है, ये संदेश दे रही है कि मिटना जो है वो हमारे भाग्य में लिखा है, वह हमारी नियति है, और यह जीवन का एक अटूट सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो जाने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर लहरों का दृश्य तो मनोरम था ही था, उसके साथ साथ लहरों की आवाज़ के बीच में कुछ पक्षियों की आवाज़ भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वे जो पक्षी थे वो लहरों के साथ बहकर आई हुई मछलियों को अपना शिकार बनाने के लिए वहाँ पर घूम रहे थे। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 करके उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी अर्थात पर्यटक, मीन्स वहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उन्हें ये सारे जो दृश्य है वो देखकर उनका मनोरंजन होता रहता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। जैसे ही रात हो गई वैसे ही समुद्र का एक नया रूप जो है वो हमें देखने के लिए मिला, अर्थात वही समुद्र जो शाम के समय सुंदर और सूर्य की किरणों से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, रात के समय बिल्कुल काला और भयानक दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना ही मुनासिब समझा। वहाँ पर गोवा में घूमने के लिए किराए पर बाइक भी मिल जाती है, जिस पे कि घूमने का मज़ा आता है। हम जिस स्थान पर जाना चाहते हैं उस स्थान पर अपने आप जा सकते हैं और जितनी देर वहाँ पर समय बिताना चाहें बिता सकते हैं। लेकिन लेखक के साथ बच्चे भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने बस से जाना ही ज़रूरी समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है, अर्थात वहाँ पर समुद्री इलाका है जिसकी वजह से वहाँ पर अधिकता में सी फूड मिलता है। सी फूड अर्थात जो समुद्र से प्राप्त चीज़ें हैं वैसी चीज़ें, तो जिसके कारण जो शाकाहारी पर्यटक होते हैं उन्हें स्वादिष्ट भोजन की समस्या से परेशान होना पड़ता है। उन्हें वहाँ पर स्वादिष्ट जो शाकाहारी भोजन है वो मिलने के लिए थोड़ा परेशानी होती है।
काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसॉर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन 7 या 8 ही हैं। प्रमुख 7 या 8 ही हैं। वहाँ पर करीब लगभग 40 बीच हैं, और परंतु उनमें से 7 या 8 बीच जो है वो ही प्रमुख हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। समुद्र की जो लहरें हैं वो लगातार उन पत्थरों पर पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से वो जो पत्थर हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और उनमें कई छेद भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग ही आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। गोवा जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो युवा हैं वो जाना बहुत ही पसंद करते हैं, और जो परिवार के साथ आए हुए पर्यटक होते हैं वो भी वहाँ का आनंद तो लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने बच्चों में ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जो पानी है, समुद्र है, उनकी लहरों से खतरा भी होता है, इसलिए वो हमेशा बच्चों को सूचनाएं देने में ही लगे रहते हैं। मैंने देखा समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। वह जो बेनालियम बीच है वो बहुत ही रेतीला और उथला है। उथला यानी डीप है, और मछुआरों की वो पहली पसंद है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि वो जितनी मछलियाँ वहाँ पे मिलती हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी मछलियाँ वहाँ के स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। उनका कहीं पे भी दूसरे राज्य में निर्यात नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रवृत्ति का है। एक बीच पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और दूसरे बीच पर बॉलीवुड की शूटिंग की जाती है। इस प्रकार ये दोनों जो बीच हैं वो व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। ये जो बीच है वो कलिंगवुड बीच जो है वो काफ़ी लंबा है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वहाँ पर जो पर्यटक है वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, जिसके कारण वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका वो व्यवसाय का केंद्र भी बन चुका है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज़ हैं। वहाँ पे पानी के कई खेल होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जो कि उनमें से कई तो बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया,
लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, दोनों भी डर रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। जो लेखक है उन्होंने पैराग्लाइडिंग जो है उसका आनंद लिया। वो और उनकी पत्नी, उन्होंने उसका काफ़ी आनंद लिया। उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन उन्हें रोमांच भी लग रहा था कि जब वो वहाँ पर इतने ऊपर से जब वो एक अथाह जल राशि को देख रहे थे तो वो डर भी रहे थे और उसके साथ साथ उन्हें आनंद भी आ रहा था। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। क्योंकि वो वहाँ पर गए थे, कुछ ही दिनों के लिए वो वहाँ पर गए थे पर्यटन के लिए, तो वो अपना जो समय है वो बिल्कुल भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए उनकी एक ही दिनचर्या थी। वो सुबह जल्दी उठते, फटाफट नाश्ता करते थे और दिन भर वो गोवा की अलग अलग पर्यटन स्थलों को देखने का आनंद लेते थे। और शाम को जब वो थक कर रिसॉर्ट में आते तो वहाँ के पुल में तैरकर अपनी थकान को मिटा लिया करते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थीं, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गोवा जो है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए हुए एक ऐसा राज्य है जिसने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया हुआ है, ऐसा हमें लगता है। परंतु लेखक ने वहाँ देखा कि वहाँ पर भी नवरात्रि तथा दशहरा जो है वैसे त्यौहार भी वहाँ पर उसी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना करके तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। जिस प्रकार उत्तर भारत के हर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना करके जो लड़कियाँ हैं वो गरबा खेलती हैं, ठीक उसी प्रकार गोवा में भी उसे मनाया जाता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की साफ सफाई करके उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। उसके बाद वहाँ पर जिस प्रकार हम लोग एक दूसरे को आपटा जो पेड़ की पत्तियां हैं, आपटे की जो पत्तियां हैं, वो एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार वो लोग भी उन पत्तियों को एक दूसरे को देकर उस त्योहार की बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। गोवा जिस प्रकार पश्चिमी फैशन से रचा बसा हुआ है, लेकिन फिर भी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के बावजूद भी उसने भारतीय संस्कृति को छोड़ा नहीं है। उसने आज भी भारतीय संस्कृति को उसी प्रकार अपनाया हुआ है जिस प्रकार भारत के अलग राज्यों ने अपनाया है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। पर्यटक भले ही फैशन के लिए कुछ देर के लिए वहाँ पर उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उस प्रकार का आनंद लेते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बिल्कुल छोड़ा नहीं है। आज भी वो उसको उसी प्रकार अपनाए हुए हैं जिस प्रकार पहले थी।
तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है ये यहाँ पर ख़त्म हुआ और मुझे लगता है, मुझे आशा है आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।